सिस्टम, जिसको आप ईटीएस कह देते हैं, और इसमें ईटीएस के अंदर ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। या इसी को मोटे मोटे तौर पे आप लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी देखेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रहा है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन with the help of oxidation reduction process of, या आप कह सकते हैं with the help of oxidation reduction energy, लिख लीजिए एनर्जी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एनर्जी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सो कॉल्ड एज, या हेंस कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा चलिए देखिए, अब आप थोड़ा सा कोरिलेट जरूर करिएगा। क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बन रहा था, केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म पढ़ा था, वहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन था। क्या था? फोटोफॉस्फोराइलेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट एनर्जी जो है यूज करके एटीपी बन रही थी। क्योंकि लाइट ना होती तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जनरेट नहीं होते और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल नहीं पाता, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं हो पाता। तो वो लाइट रिएक्शन पे बेस्ड था, लाइट एनर्जी यूज किया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जरूरी है। ठीक है, हम देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे क्या होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, इस तरीके से हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन होता है। अच्छा, वहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था? NADP+ था। ठीक है, अभी हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS IMM मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ATP का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी, और इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, फिर से जो मैं कहने वाली हूँ इसको देखिए। हम बार बार फिर से वही चीज़ बनाएंगे, आप इरिटेट नहीं होइएगा कि मतलब ये चीज़ कितनी बार बन चुकी है। देखिए हमारे पास जो एनर्जी था, ठीक है, एनर्जी एक बार देखिएगा ध्यान से, वो दो फॉर्म में था, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मैं बस इनडायरेक्ट लिखूंगी, डायरेक्ट तो हमें पता है, डायरेक्ट एनर्जी हमें SLP के फॉर्म में आया था जो कि केवल 4 ATP था। बाकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किस प्रोसेस में रिलीज होता है। ठीक है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि इसी सिस्टम से हम एनर्जी जो हमारी लोड है इन फॉर्म ऑफ NaDH2 और FADH2 के फॉर्म में, उसको हम अनलोड करने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट एनर्जी हमारे पास किसके फॉर्म में है? NaDH2 और किसके फॉर्म में? FADH2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी NaDH2 और FADH2 का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। किसके किस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और जब हम इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये चेंज हो जाता है NAD+ में और FAD+ में। ठीक, NAD+ और FAD+ में, मतलब ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। किस में आ गया? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आने के बाद ये वापस से किस में एंटर कर जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। वापस से किस में एंटर कर जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। कौन? NAD+ और FAD+।
भाई ये रहेंगे तभी तो फिर से NADH2 और FADH2 बनेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया भाई, इसको हमने कर दिया अनलोड, क्योंकि ये जरूरी है कि NAD+ और FAD+ रीजनरेट होते रहें। ग्लाइकोलिसिस में भी देखिए, ग्लाइकोलिसिस जब हम कह रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस में NAD+ कहाँ से आएगा, तो वो भी हमने आपको बताया था, फर्मेंटेशन वगैरह हुआ था, तो वहाँ पे भी हमें क्या मिला था, NAD+ मिला था, ठीक, क्योंकि NADH2 यूज हुआ था। अब समस्या ये, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि ये NAD+ और FAD+ फ्री हो चुका है, अब ये तो वापस से अगेन दूसरी साइकिल में चला जाएगा, लेकिन इसकी इन दोनों के ऑक्सीडेशन की वजह से एक चीज और हुआ है, एक और चीज हुआ है कि इसने क्या रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी रिलीज किया है इसने। जब ये रिड्यूस फॉर्म में है ना, रिड्यूस फॉर्म समझ रहे हैं, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज में कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे आपको H दिख रहा है तो ये ऑब्वियसली ये रिड्यूस फॉर्म में, और अगर रिड्यूस फॉर्म में है तो इसको हमने ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हुआ, और इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिसीव करके फाइनली इसको सबसे आखिरी में कौन रिसीव करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसको रिसीव करने वाला है। कौन रिसीव करने वाला है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसको रिसीव करेगा ना, तब ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलता है, तो हम कहेंगे जो एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, एक तो एनर्जी तो मिलेगी ही और वाटर मिलेगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, जितनी भी पूरी प्रोसेस आपने पढ़ी अभी तक जितनी भी प्रोसेस आपने पढ़ी थी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या फर्मेंटेशन ही कह लीजिए, क्या कहीं पे ऑक्सीजन का यूज था, ऑक्सीजन का कहीं पर यूज नहीं था। हालांकि ये एरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ऑक्सीजन रहेगा तो ही होगी ये रिएक्शन। मेरी बात को नोट जरूर करिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में ये चीज मिल सकता है, ऑक्सीजन होगी तभी होगी ये रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीजन का फाइनली यूज कहाँ हो रहा है, एकदम आखिरी में। इसी को हम लोग कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं टर्मिनल रिएक्शन। क्या कहते हैं, टर्मिनल रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा, पायरुविक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एस्टाइल कोएंजाइम ए में, और एस्टाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का बस और बस यूज कहाँ हो रहा है, टर्मिनल रिएक्शन में यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हम कह सकते हैं, रिडक्शन होके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कंपैरिजन करने को कहूँगी, तो यहाँ से भी आपको डिफरेंस मिल सकता है। वहाँ पे केमियोस्मोसिस होने के लिए लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा था, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी की प्रेजेंस में, वहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था, ठीक है, वाटर टूट रहा था, और यहाँ पे वाटर बन रहा है, ठीक है। वहां पे ऑक्सीजन जनरेट हो रही थी, ऑक्सीजन का हम कह सकते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है। वहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+ था, यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। तो वो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये ऑक्सीडेटिव, वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, हम कह सकते हैं वो केवल प्लांट्स में हो सकता है, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, यही तो फाइनल मैकेनिज्म है ना एनर्जी जनरेट करने की। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल प्लांट्स में होता है, ये कहाँ पे होता है, ये हम कहते हैं कि ये होता है आपके प्लांट और एनिमल दोनों में। फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो मेम्ब्रेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। एम आई क्लियर विद दिस? तो लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस यू कैन राइट डाउन। तो सारी की सारी चीज़ें आप जो है ना, अभी मैं बताऊंगी तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको पहले देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में अच्छे से समझते हैं। एक बार इसको देख लीजिए फिर। चलिए देखिए, अब मैं इसको फिर से लिखने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन
तो इसमें कितने तरीके के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है? देयर आर बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्सेस। कितने होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड। आपसे कॉम्प्लेक्स भी ऐसे पूछा जाता है ना, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 4 कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए। बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अभी सॉल्व कराऊंगी। देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे और बहुत सारे बुक में भी आप पढ़ते होंगे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको कि आप शायद ना जानते हो पहले से, और जानते भी होंगे अगर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मतलब मैं बताऊंगी कि कैसे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम लोग FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर इसी को सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? हाँ वही जो क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था, बिल्कुल क्रेब्स साइकिल में हमने इस एंजाइम के बारे में पढ़ा था, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद करिए मैंने कहा था कि दिस इज द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल which is not present inside mitochondrial matrix. It is present inside inner mitochondrial membrane and forms complex number second. तो यही है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड, जिसको हम FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कह देंगे, या फिर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज तो है ही इसका नाम, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है जो कि मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होके ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड बनाता है। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा चालाक होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जो 2 जगह पे ऑपरेट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। वो क्रेब्स साइकिल में भी ऑपरेट होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ऑपरेट होता है। तो यू कैन यहाँ पे आराम से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट, ये क्या है? दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम अब आ जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। BC1, या फिर इसी को हम कहते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज। साइटोक्रोम BC1 या साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। इसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम AA3, ठीक, या फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या नाम दे दिया? AA3 या फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ओके, टेंशन नहीं लेना यहाँ तक। फिर उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग वही कह देते हैं FOF1 पार्टिकल को मान लिया जाता है कॉम्प्लेक्स 5 है, या फिर ATPase या किसी जगह पे आपको ATP सिंथेज लिखा रहेगा, ATP सिंथेज। तो ये 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कौन से? आप देखिए जनरली आपको ये 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन 5वां कॉम्प्लेक्स माना जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो F0F1 पार्टिकल है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। अब एक बात याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेकेंड को छोड़ के हर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप है। तो आप कहेंगे एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ठीक। और इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो ATP बनाएगा, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है? प्रोटॉन पंप हैं। अब आप कहेंगे प्रोटॉन पंप का मतलब क्या है?
भाई प्रोटॉन पंप रहेगा तभी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा तभी एटीपी बनेगी। ये तो हो गए आपके सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड प्रोटॉन पंप नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोटॉन पंप का काम नहीं करता है, हम आगे समझेंगे भी। अब आते हैं नेक्स्ट, पूरे जब आप पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, एक बार बता भी दे रहे हैं, देखिए ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सपोज करिए कि दिस इज आवर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके, या मैं ऐसे बना दूं, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे अरेंज होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसे अरेंज होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे कॉम्प्लेक्सेस अरेंज होते हैं? हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ाते टाइम भी आपको कहा था, सब अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज होते हैं। किसकी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी उससे कम है। रेडॉक्स, जो भी मेम्ब्रेन में जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे वो अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज होते हैं। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे से पास होता रहता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होगा हम कहेंगे वो हाईली रिड्यूस होगा, ठीक है ना, जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिड्यूस्ड होगा, और जो सबसे नीचे है वो हाईली ऑक्सीडाइज होगा। वो क्या होगा? हाईली ऑक्सीडाइज होगा। इसका रेडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव में होगा। अब ये थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का है ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, अब मैं इसे बहुत डिटेल तो नहीं बता पाऊंगी। और इसका रेडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा। तो बस इतना आप समझिए, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस मैं आपको बता दूं कि क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऐसे अरेंज किया गया रहता है कि देखिए कौन से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, ठीक है, या फिर कौन जो है ना इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये उसके रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे उसको अरेंज किया जाता है, ठीक। जो मॉलिक्यूल सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा वो हाईली रिड्यूस्ड होगा, और जो मॉलिक्यूल सबसे नीचे प्रेजेंट होगा वो हाईली ऑक्सीडाइज होगा। सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है आपका यहीं पे NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है, तो NaDH2 ये रिड्यूस है, और सबसे नीचे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइज है ना। तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारा का सारा खेल किसका होता है? रेडॉक्स पोटेंशियल का होता है। अब जब यहाँ से फाइनली NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NaDH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा किसका? NaDH2 और FADH2 का, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन यूज होता है ATP बनाने के लिए, ओके। अब आप बात को समझिएगा क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो है ना, हम इसको क्या कहने जा रहे थे, हाँ चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल साइटोक्रोम होते हैं। क्या होते हैं? साइटोक्रोम। अब ये साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, पहली चीज समझिए। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या होता है, साइटोक्रोम का सीक्वेंस पूछता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं इसे दूसरे तरीके से बता रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा था ना कि मैं हर एक एंगल से आपको बता देना चाहती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है एफएमएन और आयरन सल्फर प्रोटीन, ये मिलके बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। यही कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट बनाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का अगर आपसे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन इसके अंदर का कंपोनेंट क्या है? तो आप याद रखिएगा FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर प्रोटीन मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड बनाती, ठीक। इसके बाद हम अरेंज कर रहे, देखिए इसके बाद एक मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है यूबीक्यूनोन। क्या होता है? यूबीक्यूनोन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं यूबीक्यूनोन। अब ये यूबीक्यूनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर।
मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसका मतलब क्या है, ये कई सारे कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकता है और ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स मतलब इसी मेम्ब्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और जब हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस तो वहां पे भी हमने क्या देखा था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था, प्लास्टोक्यूनोन था, क्यूनोन साइकिल देखा, वहां पे प्लास्टोक्यूनोन, यहाँ पे यूबी क्यूनोन कह देते हैं इसको, ठीक है। तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था। अब यूबी क्यूनोन की एक खास बात ये होती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड यहाँ बना दे रही हूँ, उसका नाम होता है FADH2, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन। या फिर आप कॉम्प्लेक्स सेकेंड बस सीधे सीधे लिख लीजिए FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, यही था FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। इससे भी ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, इससे भी रिसीव कर सकता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है, वो मॉलिक्यूल का नाम बताओ जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड दोनों से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, तो वो है यूबीक्यूनोन, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो। अब ये यूबीक्यूनोन के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा, तीसरा कॉम्प्लेक्स का नाम होता है साइटोक्रोम BC1, ये मिलके बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड। अब देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड को मैंने लिखा भी तो है कि यहाँ पे साइटोक्रोम BC1 है या फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज है। अब उसके बाद इसके बीच में ना एक और साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और ध्यान से समझिएगा दो चीज, यहाँ पे हमें एक ये मिला और ये एक ये मिला, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभी हम बताएंगे भी आगे। इसके बाद चौथा कॉम्प्लेक्स है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम A3 के पास। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 4। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 4। और फाइनली इस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास। देखिए ये सीक्वेंस है किसका, साइटोक्रोम का, साइटोक्रोम का ये सीक्वेंस है। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि साइटोक्रोम का सीक्वेंस बताइए, तो अगर आपको साइटोक्रोम का सीक्वेंस बताना है तो इस चीज को ध्यान से देखिए, साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है, तो आप कहेंगे साइटोक्रोम का सीक्वेंस है सबसे पहले साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A और फिर साइटोक्रोम A3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हालांकि ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बनाते हैं, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, बीच में प्रेजेंट होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि उस कॉम्प्लेक्स का, उस साइटोक्रोम का नाम बताओ जो कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में प्रेजेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन को तीसरे से, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है थर्ड से 4। तो वो साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम C। कौन सा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि साइटोक्रोम, अब पूछेगा कि ऐसा साइटोक्रोम बताओ जो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो आप कहेंगे साइटोक्रोम C जो है ना वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। और साइटोक्रोम का सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये साइटोक्रोम का सीक्वेंस होता है, ऐसे याद रखना है, BC1 CA3। ओके, तो ये कहानी है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्सेस की। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है FOF1 पार्टिकल या ATPase। अब चलिए इसको मैं एक और तरीके से बना दूं, सारे कंफ्यूजन, मतलब मेरा एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं बना दूं, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी क्यों प्रेजेंट होती है, कोई बताएगा मुझे। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, क्योंकि ये क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है। फोल्डिंग कोई चीज़ है तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए,
क्यों? क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे बन सके। तो इसी पे क्या प्रेजेंट होता है? इसी पे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, F0 F1 पार्टिकल, ऐसे सब के सब कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा बड़े में बना दूं, अब तो मैं बड़े में बना दूं, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो अब यहाँ पे ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और ये क्या है? ये तो बाहर साइटोसोल है, बाहर साइटोसोल है। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ओके, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को ही हम लोग इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इस पे देखिए क्या है, इस पे है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, ये है कॉम्प्लेक्स सेकेंड हो गया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया, ओके, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, ठीक, और यहाँ पे एक बढ़िया वाला कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई? इसके बारे में हम लोग बात कर भी चुके हैं। ये है ऑक्सीजोम या FO F1 पार्टिकल, जिसको हमने नाम दिया था, ये वाला क्या है? दिस इज F1 और ये क्या है? FO। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर 5 मान लिया जाता है। ओके, अब जरा कंपेयर करिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर 10 NADH2 प्रेजेंट है। कितने NADH2 प्रेजेंट है? मैट्रिक्स के अंदर 10 NADH2 प्रेजेंट है ना, और 2 FADH2 प्रेजेंट है। ये NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, जो कि NADH2 का ऑक्सीडेशन कराएगा, और ये FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, जो कि FADH2 का ऑक्सीडेशन कराएगा। आपने कभी सोचा कि FADH2 बड़ा हम कह सकते हैं कि एक ईमानदार कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड है? क्यों? क्योंकि FADH2 प्रोड्यूस कहाँ हुआ था, जरा बताइए? क्रेब्स साइकिल में। किस स्टेप पे प्रोड्यूस हुआ था? क्रेब्स साइकिल में किस स्टेप पे प्रोड्यूस हुआ है FADH2? तो आप कहेंगे जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो रहा था तब। देखिए, जब सक्सिनिक एसिड किस में चेंज हुआ था? सक्सिनिक एसिड चेंज हो रहा था फ्यूमरिक एसिड में, तभी प्रोड्यूस हुआ था FADH2 क्रेब्स साइकिल में। एक ही जगह तो FADH2 प्रोड्यूस हुआ। और यहाँ पे एंजाइम कौन था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम ने कहा भाई देखो, मैं तो मैट्रिक्स में हूँ नहीं और मैं प्रोड्यूस भी करवा रहा हूँ FADH2, तो मैं अपना FADH2 खुद ऑक्सीडाइज कराऊंगा, इसलिए मैं इसमें आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने ही FADH2 प्रोड्यूस कराया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? FADH2 तो इसी ने प्रोड्यूस कराया है ना, किसने? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने, ठीक। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ही है, तो यही FADH2 को ऑक्सीडाइज भी कराता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में किसका ऑक्सीडेशन होता है? FADH2 का। और किस में चेंज हो जाएगा? FAD+। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होता है? NADH2 का, और ये चेंज आता है NAD+ में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे NADH2 का और कॉम्प्लेक्स सेकंड पे FADH2 का। जैसे जैसे जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होता है ना, तो जब ये कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करते हैं देखिए ध्यान से, जब ये कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करते हैं तो ये प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अरे H+, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। बात को पहले समझ लीजिए, ये भी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड नहीं पंप करेगा, और ये भी प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर देता है। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा और फाइनली ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करते हैं। जब प्रोटॉन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप हुआ तो हम कहेंगे कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ गया, मैट्रिक्स में प्रोटॉन कंसंट्रेशन घट गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? वहां पे क्या हुआ था जरा देखिए, वहां पे क्या हुआ था? फोटोफास्फोराइलेशन में आपने थैलेक्वाइड ल्यूमन लिया था, ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ रहा था,
और स्ट्रोमा में प्रोटॉन घट रहा था, उसके रीजन मैंने बताए थे। और वहां पे F0 F1 पार्टिकल ऐसे था, इसका हेड इधर था और ये FO एम्बेडेड था मेम्ब्रेन में। ओके, यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल का हेड स्ट्रोमा में मतलब मैट्रिक्स में है, यहाँ पे स्ट्रोमा में था। ओके, यहाँ पे इसका ये जो ये FO है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। अब बताइए कि यहाँ pH कम हो रहा है और यहाँ pH बढ़ रहा है। ऑब्वियसली, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, है ना। H+ कम हो रहा है तो यहाँ pH बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ल्यूमन का pH कम हो रहा था और इसका pH बढ़ रहा था, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा था कि प्रोटॉन परेशान है, इसको अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। हाई प्रोटॉन यहाँ पे हो गया इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और लो प्रोटॉन हो गया मैट्रिक्स में। तो प्रोटॉन हमेशा अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इसको ले जाने के लिए लालच देगा FO, कहेगा तो हम तुमको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये FO से निकलेगा, जैसे ही पास होगा तो FO तो इसको पास किया, लेकिन F1 वही हमने कहा था ना, टोल टैक्स लेगा, कहेगा मेरे अंदर जो है ना क्या है, अपनी एनर्जी यूज़ करो, मेरे अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है ATPase एंजाइम, उसको एक्टिवेट करो तब जाओ यहाँ से। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ATPase एंजाइम जो है इनएक्टिव रहता है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। तो जब ATPase एंजाइम प्रोड्यूस मतलब ATPase एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तब यहाँ पे ADP से क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे भी केमियो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पे भी केमियो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म हो रहा था। ये तो मोटे मोटे तौर पे मैंने अभी आपको बता दिया है। यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, और ये हम लोग क्लोरोप्लास्ट वाला पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंसेस क्या है इसमें, डिफरेंसेस ये है कि अब और भी डिफरेंस आप कर सकते हैं। वहां पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा था ल्यूमन में, यहाँ पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक कैसे किया गया था, ल्यूमन से प्रोटॉन को बाहर निकाल के स्ट्रोमा की तरफ, यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से स्ट्रोमा मैट्रिक्स की तरफ, ठीक। वहां पे लाइट एनर्जी यूज हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी यूज हो रही है। तो इसीलिए उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे थे, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये पूरी कहानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। अब इसे हम थोड़ा डिटेल देखते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। ये तो आप एक जनरल हम कह सकते हैं, जनरल आउटलाइन समझ लिया हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ओके, तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। अब इसे हम हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़नी है इसमें। आपसे मैंने पूछा ना कि साइटोक्रोम के सीक्वेंस, ये याद रख लीजिएगा। अभी ये कॉम्प्लेक्सेस तो हमने लिख दिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस में भी मुझे बहुत कुछ लिखाना है। तो चलिए देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं। साइटोक्रोम्स पहले हम लिख लेते हैं, साइटोक्रोम्स। तो साइटोक्रोम्स में लिखेंगे दीज आर आयरन सल्फर प्रोटीन्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ये क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके, दूसरी चीज लिखेंगे आप, सीक्वेंस इनका क्या है, इनका सीक्वेंस है साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3। ओके, B, C1, C, A, A3। और ये भी हमें पता है ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड बनाते हैं, और ये दोनों मिलके ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ बनाता है। ये बात हमें पता है, अच्छे से पता है। दूसरी चीज़ आप लिखेंगे ऑल साइटोक्रोम्स, जनरली साइटोक्रोम B, C1, C, A, ये जो चार है ना, ये चारों हम कहेंगे ओनली आयरन सल्फर प्रोटीन है। इसमें केवल आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये आयरन सल्फर, ठीक। दूसरी चीज, बट साइटोक्रोम A3, जो साइटोक्रोम A3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आयरन
के साथ साथ कॉपर भी प्रेजेंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आयरन के साथ साथ कॉपर भी प्रेजेंट होता है सेंटर में, 2 कॉपर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। साइटोक्रोम सी जो है ये डू नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स, या डज नॉट लिखेंगे ना, डज नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स। अब इसकी लोकेशन आपसे पूछता है तो ये है वाटर सॉल्युबल, पहले तो ये वाटर सॉल्युबल है मॉलिक्यूल, कहाँ प्रेजेंट होता है, अटैच टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सी साइड। कहाँ पे, सी साइड। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये, इधर एम साइड है, इसका ये एम साइड है और ये इधर सी साइड है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि साइटोक्रोम सी, ये सी साइड है ना, सी साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, मतलब साइटोसॉल की तरफ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही सी साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तीसरी चीज क्या करता है, मैं यही लिख दे रही हूं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है कौन, साइटोक्रोम सी। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरा लाइन, यूबिक्विनोन के बारे में देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम लिखेंगे, दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसके बारे में सबसे खास बात आपको ये याद रखना है, कैन रिसीव electron and proton from complex 1 and 2, complex 1 as well as from complex 2। ये ऐसे अरेंज किया रहता है ना कि ये कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और कॉम्प्लेक्स 2 से भी रिसीव करता है, ठीक। दूसरी चीज, कैन मूव फ्रीली इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकता है। और कैन मूव बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 and 3, पहले और तीसरे के बीच से में मूव कर सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास है वहां से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, प्रोटॉन ले सकता है, और कॉम्प्लेक्स 3 से भी ले सकता है, ठीक है। एंड बिटवीन 2nd and 3, अभी 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 कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। ये सारी चीजें देखिए कितना इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी सेक्शन से आए, गलत नहीं होना चाहिए। तो यूबिक्विनोन की कहानी ये है। पहली कहानी इसकी ये है कि 1 और 2 दोनों से प्रोटॉन रिसीव कर सकता है एक साथ, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये किसके किसके बीच मूव कर सकता है, तो कैन मूव बिटवीन 1 and 3, एक से और फिर 3 के बीच में मूव कर सकता है, और 2nd और 3rd के बीच में मूव कर सकता है। एम आई क्लियर विद दिस, ठीक है। इतनी बात अगर आपको इसके बारे में पता है, देखिए अब इतनी लंबी कहानी मैंने बताई और काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। कितना टाइम हो गया, 1 घंटे बीत गया है वैसे। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, मतलब तो हमें समझ में आएगा, ख़त्म हो गया। बहुत लोग बस इतना पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं कि यही पूरी कहानी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है, हो गया। यहाँ पे बता दिया मैंने कि यही कहानी है कि ये सब प्रोटॉन, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटॉन पंप करते हैं, तो ये आगे आगे कहानी चलती रहती है, बस सिंपल, ख़त्म। लेकिन अब मैं आपको एक्चुअली में बताने वाली हूँ कि कैसे ये प्रोटॉन से एनर्जी मिलती है, तो देखते हैं।
देखिए ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, तो मैंने यहाँ पे बना दिया दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और ये मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बना दूं, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इस पे ऑक्सीडेशन होता है NaDH2 का। एक NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो किस में चेंज हो गया? ये NAD+ में। अगर एक मैं बस एक NaDH2 लेके चल रही हूँ, 10 NaDH2 है, एक NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ तो ये किस में चेंज हो गया? NAD+ में। ऑब्वियस है ये। और इसने क्या दिया होगा? अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और सबसे पहले इसने क्या दिया होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिसीव करता है FMN या फिर सॉरी ऐसे लिखेंगे ना, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिसीव करता है कौन? FMN। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिसीव करके रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियस है ये FMNH2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने L कहा था, फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर था फियोफाइटिन, और यहाँ पे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है FMN। ठीक है, और FMN ही कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट बनाता है, और आयरन सल्फर है इसमें। तो ये जब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिसीव किया, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस होके फिर से भाई ये ऑक्सीडाइज तो होना ही चाहेगा ना। जब ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा तो ये प्रोटॉन को डाल देगा इधर, तुम जाओ इधर, किसमें? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को कर दिया आगे पास। एम आई क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? एकदम क्लियर है कि इसने क्या किया, ये ऑक्सीडाइज हुआ तो NAD+ में कन्वर्ट हुआ, और NAD+ में जब कन्वर्ट हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया है, इसको इसने रिसीव करके ये FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। और ये वापस से जब ऑक्सीडाइज हुआ, ये तो रिडक्शन है और ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। जब ये वापस से ऑक्सीडाइज हुआ तो ये इसने प्रोटॉन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में दे दिया, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर दिया। एम आई क्लियर विद दिस? तो अब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन को आगे कौन लेगा? आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन किस स्टेट में होती हैं? फेरिक स्टेट में होती हैं। और ये मैं बस एक बार बनाऊंगी, बार बार नहीं बनाऊंगी। फेरिक स्टेट में होती हैं। इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये फेरस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, और फिर ये जब फेरिक स्टेट में आई तो इसने इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दिया। बस इतना बनाऊंगी। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है आयरन सल्फर, मतलब FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर का आयरन फेरिक स्टेट में होता है, और इलेक्ट्रॉन को लेके ये फेरस स्टेट में आ जाएगा, और जब वापस से फिर ये फेरिक स्टेट में जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक बस समझना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोटॉन परेशान है यहाँ पे। क्यों? इसको जाना है मैट्रिक्स में। इसको कहाँ जाना है? मैट्रिक्स में जाना है। ये यहाँ नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक, क्योंकि एक ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ ज़्यादा प्रोटॉन हो चुका है, यहाँ पे कम प्रोटॉन होता है। ऐसे तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रही है ना। प्रोटॉन को हमेशा ये इस बात की दिक्कत है कि ये यहाँ पे नहीं जाना चाहे, यहाँ पे नहीं रहना चाहेगा। तो ये कहाँ पे आएगा? ये आना चाहेगा मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स के अंदर आने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है, मैं यहीं पे बना दे रही हूँ, FOF1 पार्टिकल। ये इसको शरण देगा, कहेगा ठीक है तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो इसने इसको लिया और इस प्रोटॉन को वापस ला दिया, इस प्रोटॉन को वापस से ला दिया। अब आप कहोगे कि क्या ही मतलब है फिर उसको वहाँ भेजने का? देखते हैं। और इसके सहारे इसने एक ADP से क्या बना लिया? एक ATP बना लिया। हो गई? एक ATP बन चुकी है, अभी तक एक ATP बन चुकी है। अब देखिए इसको रिसीव कौन करेगा? इसको रिसीव करेगा यूबीक्विनोन। कौन रिसीव करेगा? यूबीक्विनोन।
अभी हम बस और बस NaDH2 के ऑक्सीडेशन को लेकर चल रहे हैं, FADH2 के ऑक्सीडेशन को नहीं लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम अभी कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये यूबी क्यूनोन इसको इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो ऑब्वियसली ये रिड्यूस होना चाहेगा। तो जब ये रिड्यूस होना चाहेगा तो ये रिड्यूस कैसे होगा, ये रिड्यूस होगा यूबी क्यूनोन H2 में, लेकिन इसके लिए प्रोटॉन चाहिए। तो ये प्रोटॉन यहाँ से कहेगा तुम आओ इधर, ठीक। तो ये प्रोटॉन आ गया, ये प्रोटॉन लेके ये किस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया यूबी क्यूनॉल में, ये यूबी क्यूनोन है। अब भाई यूबी क्यूनोन फिर से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ऑब्वियसली जब ये फिर से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो अपने इस स्टेट में आना चाहेगा, तो ये इस प्रोटॉन को फिर से यहाँ डाल देगा, इस प्रोटॉन को फिर से कर देगा अंदर और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नीचे पास कर देगा। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा नीचे। अब ये प्रोटॉन फिर से परेशान, इसको कहेगा ये फिर से आने के लिए, मैं सेम कलर से बना दूँ ना, हाँ, ये प्रोटॉन फिर से यहाँ पे आएगा, F0 F1 पार्टिकल इसको शरण देगा और ये प्रोटॉन फिर से यहाँ आ गया, ये प्रोटॉन फिर से आ गया और इसकी हेल्प से इसने एक ADP से एक ATP बना लिया। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए अब आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, ना कि सेकंड। सेकंड क्यों लेंगे हम, क्योंकि FADH2 का ऑक्सीडेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जब FADH2 का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो बताऊंगी मैं। इसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड। कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड है BC1, है ना, BC1। तो मतलब साइटोक्रोम, कॉम्प्लेक्स थर्ड में BC1 साइटोक्रोम B और C1 है। तो इसको अब किसने लेगा इस इलेक्ट्रॉन को? कौन लेगा? देखिए ध्यान से जरा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B लेगा अब, ठीक। और साइटोक्रोम B से फिर साइटोक्रोम C लेगा, C1 लेगा। देखिए अब मैं आयरन सल्फर नहीं बनाने वाली हूँ। अब जब साइटोक्रोम C1 लेगा ना, तो हम कह दें कि सिंपली कह देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लीज़ मैं इसको फिर से समझाऊंगी, ऐसा मत समझिएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको कॉम्प्लेक्स थर्ड ने लिया, तो मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख दे रही हूँ, कॉम्प्लेक्स थर्ड ने लिया भाई। जब कॉम्प्लेक्स थर्ड ने इसको लिया, मतलब कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन है? BC1 है। अब ये BC1 आगे इस इलेक्ट्रॉन को पास करेगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को फिर से यूबी क्यूनॉन रिसीव करेगा। याद करिए मैंने यूबी क्यूनॉन कहा था कि ये मूव करता है कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में। तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास से भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और फिर से कॉम्प्लेक्स थर्ड से भी लेगा। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड वाली कहानी मैं थोड़ा सा इधर ही बना दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी मेम्ब्रेन में मैं फिर से बना दे रही हूँ, देखिए ध्यान से, ये देखिए, क्योंकि आप प्लीज़ टेंशन नहीं लेना कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगी इसको। कौन लिया इस इलेक्ट्रॉन को? यूबी क्यूनॉन। लेकिन यूबी क्यूनॉन जब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, तो अभी प्रोटॉन कहाँ पे है? अभी प्रोटॉन कहाँ पे है? मैट्रिक्स में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड से, तो ये मैट्रिक्स वाले प्रोटॉन को भी कहेगा तुम आ जाओ, तो ये भी आएगा, ये यूबी क्यूनॉल में चेंज हो जाएगा, ठीक। इस प्रोटॉन को इसने ले लिया और जब ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा तो इस प्रोटॉन को इसने वापस से फिर से पंप, वही 2 प्रोटॉन सर्कुलेट हो रहा है अभी, और ये इलेक्ट्रॉन आगे पास करा देगा, ठीक। जब ये यहाँ से इसने क्या किया, इसमें ऑक्सीडाइज हुआ, तो प्रोटॉन को वापस से पंप कर दिया किसमें? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और ये क्या है? मैट्रिक्स है, ये आगे पास कर दिया। अब इस प्रोटॉन को फिर से कौन लेके जाएगा अंदर? फिर से इस प्रोटॉन को F0 F1 पार्टिकल अंदर लेके जाएगा। ये प्रोटॉन फिर से यहाँ पे आ गया और इस प्रोटॉन से इसने ADP से ATP बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्यों गोल गोल घुमा रही हो आप इतना? मैं बता रही हूँ अभी। अब पता है आपको, ये एक प्रोटॉन जो NaDH2 से निकला था ना, ये बहुत हाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, मतलब बहुत हाई एनर्जी प्रोटॉन है। इसकी एनर्जी को हमें हार्नेस करना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक इंसान, मान लीजिए ये एक कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओके,
और इस पर्सन को इस यहाँ पे एकदम निचले वाले जो फ्लोर है उस पे प्रेजेंट किसी पर्सन से मिलना है, ठीक है ना। सेम वही कहानी मैं बता रही हूँ, इस पर्सन को यहाँ इस पर्सन पे मिलना है, हाइट का डिफरेंस है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। तो अगर ये पर्सन क्या डायरेक्टली कूद के इससे मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर ये इंसान यहाँ से डायरेक्टली इस निचले फ्लोर पे कूद गया तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते होंगे, mgh हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, mgh, h मतलब हाइट का डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस अगर बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये पर्सन की डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको इस पर्सन से मिलने के लिए हर एक स्टोरी को, मतलब हर एक बिल्डिंग से, मतलब हम कह सकते हैं जो भी फ्लोर है उससे नीचे आएगा तब यहाँ पे मिल पाएगा। मतलब इसकी एनर्जी धीरे 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 हार्नेस होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो NaDH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये H+ जो निकला हुआ है प्रोटॉन, इसको मिलना किससे है फाइनली, ऑक्सीजन से मिलना है। किससे मिलना है? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन है एकदम नीचे। तो ये डायरेक्टली कूद के तो नहीं मिल पाएगा, इसकी एनर्जी को हार्नेस करना पड़ेगा, और इसकी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए कई बिल्डिंग से इसको उतारा जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कई जो फ्लोर है उसको धीरे धीरे उतारा जा रहा है। धीरे धीरे उतारने का मतलब उसकी एनर्जी को धीरे 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 डाउन किया जा रहा है। और उससे जब एनर्जी भाई मतलब वो हर फ्लोर से नीचे आ रहा है तो उसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी से हमने ATP भी बना लिया। तो आप देख रहे हो कि जब ये तीसरे फ्लोर से उतरा तब लगभग इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। सपोज करिए कि ये तीसरे फ्लोर से उतरा, मतलब तीसरे फ्लोर पे इसको मिलना है पर्सन से। तो प्रोटॉन 3 बार जब इधर उधर करता है ना, तब उसकी एनर्जी हार्नेस हो चुकी होती है। जब तीसरी बार ये प्रोटॉन यहाँ पे आएगा ना, ये वाला प्रोटॉन, इसको तो इसने लिया, किसने, ये प्रोटॉन यहाँ आ गया ना। देखिए ये प्रोटॉन जो ये है, ये प्रोटॉन अब यहाँ पे आ चुका है। कितनी बार ये ATP जनरेट किया? 1 2 3 बार, ठीक है ना। 3 प्लेस पे से इसकी एनर्जी यूज करके ATP बनाई गई, 3 प्लेस पे। लेकिन अब ये प्रोटॉन एकदम थक चुका है, अब ये बिल्कुल ATP बनाए नहीं, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, एकदम लो एनर्जी प्रोटॉन है। इसका एक ही काम हो सकता है कि ऑक्सीजन इसको यूज करके वाटर बना ले, ऑक्सीजन यूज करके क्या बना ले, वाटर। तो अब ये प्रोटॉन इसको बहुत सारे लोग बुलाएंगे भी, आओ भैया आओ, नहीं आएगा, नहीं भैया हम एकदम थक चुके हैं। तो फाइनली ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 खत्म हो गया। कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा बताइए? कॉम्प्लेक्स 4 के पास, मतलब पहले साइटोक्रोम C के पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 से फिर साइटोक्रोम C के पास आता है, फिर साइटोक्रोम A और A3 के पास। ये सब कोशिश तो करेंगे इस प्रोटॉन को लेने की, लेकिन ये थक चुका है, एग्जॉस्टेड प्रोटॉन है ये। कैसा प्रोटॉन है? एग्जॉस्टेड। इसकी पूरी एनर्जी खा चुके हैं ये लोग, ये एग्जॉस्टेड प्रोटॉन है, ये नहीं आएगा। और A3 से ये इलेक्ट्रॉन, फाइनल इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ऑक्सीजन के पास। अब ये ऑक्सीजन कहेगा भैया तुम आ सकते हो मेरे पास, तुम तो, अब मैं तुम्हारा यूज बस केवल वाटर बनाने के लिए करेंगे, मतलब अभी तुम एकदम थक चुके हो, तुम अकेले कहीं भी नहीं चल सकते हो, लेकिन तुम्हें हम एकदम जरूरी चीज बना सकते हैं, दुनिया की सबसे जरूरी चीज, वो क्या है? जल, वाटर, ठीक है। तब ये कहेगा ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम वाटर जरूर बन सकते हैं। तो इसने कहा, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेके और इस प्रोटॉन को लेके क्या बना लिया? वाटर बना दिया। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान देना है कि जब एक NaDH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना ATP बन रहा है। जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है उससे 3 जगह, इसलिए हमने कहा ना एक NaDH2 के ऑक्सीडेशन से कितना ATP निकलता है? 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब समझ में आया कि क्यों एक NaDH2 से बार बार कितने 3 प्रोटॉन 3 ATP निकलता है? वो रीजन यही पे, क्योंकि एक NaDH2 ने जो प्रोटॉन दिया है उस प्रोटॉन को हम 3 जगह यूज करते हैं, उसको एनर्जी हार्नेस करने के लिए हम 3 जगह उसको यूज कर सकते हैं। 3 बार ATP प्रोडक्शन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। लेकिन जरा सोचिए, अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को बाईपास कर दे रहे हैं, ठीक है। FADH2 को ऑक्सीडेशन कराना है हमें। जब हम FADH2 को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अभी हमने कॉम्प्लेक्स 2 बनाया ही नहीं था,
कॉम्प्लेक्स सेकेंड जब यहाँ से शुरू करेंगे, मान लीजिए इमेजिन करिए, मैं इसी में लिखने नहीं वाली हूँ, कॉम्प्लेक्स सेकेंड हम यहाँ से शुरू करेंगे तो उसके भी इलेक्ट्रॉन को यूवी क्यूनोन ही रिसीव करेगा, ठीक। तो अब एक स्टेप तो वैसे ही बाईपास हो गया, बाईपास हो गया, तो यहाँ पे एक और दो ही प्रोटॉन, दो ही एटीपी जनरेट हो पाएगा। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि NaDH2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, हम कह सकते हैं ये हाईली रिड्यूस है एज कंपेयर टू FADH2। FADH2 यहां से एंटर करेगा, क्यों? रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे यही है ही, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज है, तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे है, FADH2 का यहाँ पे होगा। हर एक मॉलिक्यूल तो अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज है ना, तो FADH2 यहाँ से एंटर करेगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड पे ऑक्सीडेशन होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड पे ऑक्सीडेशन होगा तो भी यूवी क्यूनोन ही इसको रिसीव करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड जाएगा, फिर ऐसे ये तो बाईपास हो गया, तो एक एटीपी तो बाईपास ही हो गया, हो गया। तो इसीलिए एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है? 2 एटीपी, दो ही जगह यहाँ पे आपको एटीपी मिलेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन जो FADH2 के ऑक्सीडेशन से जो प्रोटॉन निकलेगा वो ऑलरेडी लोअर वाले बिल्डिंग पे, मतलब फ्लोर पे है, ठीक है, उसकी एनर्जी वैसे भी कम है, हाइट के बेसिस पे देखिए, तो वो दो ही एटीपी जनरेट कर सकता है। ये रीज़न है पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा है सीक्वेंस कैसे है, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, ये सब याद रखना है, यूबी क्यूनॉन क्या है और साइटोक्रोम C क्या है, सीक्वेंसेस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स क्या है ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के नाम आपको याद रखने हैं। इसके पहले मैंने सटल सिस्टम पढ़ाया था ना, सटल सिस्टम, हाँ ठीक है। अब क्या बच जाता है इसमें? बच जाता है, अच्छा देखिए, कल वाला जो मेरा आज का तो वैसे लेक्चर एक बार इसको देख लीजिए। अच्छा, आज का तो मेरा लेक्चर यहाँ पे जो मैं करूँगी इसमें ये तो ख़त्म हो जाएगा। कल जो मेरा लेक्चर होगा ना, एक बार बता दे रही हूँ, कल जो मेरा लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग HMP पाथवे पढ़ेंगे, जिसको हेक्सो मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं, ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज के लेक्चर में मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर समझाने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन आई होप कि ये आप अब कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि एक NaDH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP निकलती है और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP निकलती है, ठीक है।